नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकूल गंगवार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और ये सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें हम कक्षा 10 के सभी अनसोल्व पेपरों का हल कर रहे थे। सेट 1 हमने पहली वीडियो के 3 पार्ट में हल कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, जिसमें हमने सेट 1 को कंप्लीट किया था, जो कि था 2025 का। अभी हम लेके आए हैं आपके लिए सेट 2, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम विकल्प करते हैं, पार्ट 2 में करते हैं 2 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 होता है, उसमें करते हैं हम सभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो बहुत ही विस्तृत होते हैं। अभी हमारा है सेट 2 2025 का। यह 2025 का सेट 2, जिसका पार्ट 1 है। इसमें करेंगे हम सभी बहुविकल्पीय। जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे जो बहुविकल्पीय होते हैं टोटल आते हैं बेटा 20, प्रत्येक एक नंबर का होता है। और इसमें हम पहले नंबर से चालू करेंगे, जितने बहुविकल्पीय होंगे वो कर लेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉसेक माइनस कॉट ए, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट लगी है, उसके बाद लिखा है 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा होगा हल करके उसे पता लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 से संबंधित है, ये एक्सरसाइज 8.3 से। करना क्या होता है बेटा, हमने इसमें पढ़े होते हैं व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होते हैं, जिसने पढ़े होंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, यहाँ आएंगे और सब कुछ देख लेंगे। ये लिखा है कौशिक ए, कौशिक ए का व्युत्क्रम होता है बेटा साइन ए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि कौशिक के बराबर हो जाएगा 1/sin ए। कॉट ए क्या होता है, ये संबंध में आता है। कॉट ए का मतलब होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है फिर भी यहाँ से कल्याण होना ही होना है तुम्हारा। डायरेक्ट याद कर सकते हो कि कौशिक के बराबर होता है 1/sin ए, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। हमारे पास है बेटा कौशिक ए माइनस का कॉट ए, एक ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉस ए। अब कौशिक को तोड़ लेंगे साइन ए में। कौशिक के बराबर हमने अभी बताया क्या होता है बेटा 1/sin ए, तो जहां कौशिक ए है वहां 1/sin ए हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर लगाया कॉट ए, कॉट ए क्या होता है बेटा कॉस ए बटे साइन ए, तो यहाँ लिख दोगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। बहुत ही सरल। फिर 1 प्लस कॉस ए जैसा था वैसा रहेगा, था, है, रहेगा अभी। 1/sin ए, ये भी साइन है इधर भी साइन है। तुमने जब तुम छोटे थे इतने बड़े, तुमने भिन्न पढ़ी थी, कौन सी? ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं। हर समान होने पर हर को एक बार लिख लिया जाता है, हर को लिखते हैं एक बार, ऊपर वाले चिन्ह के साथ जुड़ते हैं, जोड़ देते हैं, घटते हैं तो घटा लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2, प्लस के साथ आ जाएगा 4। सेम होगा इधर, इधर भी कुछ और होने वाला नहीं है। इधर भी साइन है इधर भी साइन है, यानी कि हर समान है। जब समान है तो उसको लिख दो एक बार। कितनी बार? एक बार। ऊपर वाला 1 माइनस क्या लिखा है कॉस ए, कॉस ए लिखा था, लिखा है, लिखा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये है 1 माइनस कॉस ए, ये है 1 प्लस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए है। सब संख्या होती है हमारी एक प्लस बी और ए माइनस बी। खोलते हैं तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्ग वर्ग अंतर भी बोलते हैं इसको। कहने का मतलब अगर दो संख्याओं का स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा है, तो उन दोनों को एक बार जोड़ सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक बार घटा सकते हैं। सेम टू सेम लिखा है, एक बार घटे हैं एक बार जुड़े हैं, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। बीच में माइनस, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए था, रहने दो भाई, एक का स्क्वायर एक होता है, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में है साइन ए। सब सम का एक पढ़ी है अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो सुन लो। ये होती है बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। हमको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस प्लस का है इधर, माइनस का कब होगा जब उधर ले जाओगे, तो बचेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए के। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में है साइन ए। स्क्वायर है किसी चीज पे जितनी भी घात लगी होती है, इसका मतलब होता है वो उतनी बार गुणा में है। या घात 2 लगी है तो ये 2 बार गुणा में है, यानी लिख सकते हैं साइन ए गुणा में साइन ए अपॉन में आएगा साइन ए जो था,
वही लिख दो, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, एक साइन ए बचेगा और तो कुछ बचा नहीं, जो बचा वही हमारा आंसर होता है, तो एक साइन ए हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में है कहीं, है भी, दिख गया, पकड़ डालो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट में दे मारो इसे, जो भी होना है कर लिया जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, किसी पासे को एक बार फेंक दिया, पासा गोटा होता है लूडो का, वही, टोटल 6 अंक होते हैं लिखे हुए उस पर, एक होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद होते हैं 4, उसके बाद 5 और फिर होते हैं 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 अंक होते हैं उसके ऊपर। लिखा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता क्या होती है, इससे पहले भी जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 साइड 1 के, उनमें भी प्रायिकता के बारे में बता चुका हूं, फिर से बात सुन लो। प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता को पी से लिखते हैं, प्रायिकता यानी कि कोई भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, बटे में जितनी घटनाएं होती हैं वो नीचे, यानी कुल घटनाएं नीचे लिखी जाती हैं, और जो पूछी जाती हैं यानी जो संभव है, यानी कि बोल सकते हैं अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, ये ऊपर लिख देते हैं बस, यानी कि जो पूछी जाएंगी, जिनके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर, टोटल नीचे। यहां पर हमको एक पासा फेंका जाता है तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटनाएं, एक पासे को एक बार फेंकोगे तो कुल घटनाएं कहां तक आएंगी, 1 नंबर भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6, कोई सा भी अंक आ सकता है, यानी टोटल हो जाएंगी 6 घटनाएं। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गई 6 घटना आ सकती हैं। हमसे पूछा गया एक विषम संख्या आने की संभावना क्या है, यानी प्रायिकता क्या है, तो एक विषम संख्या, यानी विषम संख्या आने की अनुकूल घटनाएं, कौन सी घटनाएं, अनुकूल, विषम संख्या आने की अनुकूल घटनाएं, यानी विषम संख्या लिख दो कौन कौन सी है। एक विषम संख्या है, 2 तो सम होती है क्योंकि 2 से कट जाती है, विषम वही होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, सम वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, कटने का मतलब विभाजित करना ही होता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये 3 संख्याएं ऐसी हैं, यानी टोटल संख्या होगी 3। हमें निकाल लिए प्रायिकता किसकी, विषम संख्या आने की विषम संख्या आने की कुल घटनाएं नीचे, यानी नीचे आएंगी 6, टोटल विषम संख्या आने की अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3, तो 3 को लिख दोगे ऊपर, 3 के बारे में 6 आता है, कितनी बार आता है पढ़ा याद होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर आया 1, नीचे आया 2, आंसर आ गया 1/2, 1/2 ही हमारी प्रायिकता हो जाएगी। प्रायिकता में एक चीज सुन लेना, प्रायिकता कभी भी 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है, इससे ना बड़ी हो सकती है ना ही छोटी, यानी प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगी, प्रायिकता वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रायिकता हमेशा 1 से कैसी होगी, छोटी, यानी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। दो चीजें याद रखोगे, ये कभी नेगेटिव यानी माइनस में नहीं होगी, और प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। 2 ऑप्शन हमारे हल हो गए, आगे ऑप्शन भी करते हैं, जैसे नोट करना नोट कर लो, मैं एक साइड से हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विकल्प नंबर है 3, जो 3 और 4 दोनों इस सेट के सबसे सरल सवालों में से एक है, इनसे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता है, खाना खाना भी इससे ज्यादा कठिन है, फिर तो तुम थाली में रोटी भी खोदोगे अगर ये सवाल नहीं हुए तो। पहला है, सॉरी तीसरा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग, केवल क्या निकालना है इसका, माध्यक वर्ग। जब भी माध्यक वर्ग पूछा जाएगा, जहां माध्यक पूछा जाता है वहां संचय बारंबारता बनाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो बारंबारता लिखी है इसकी संचय बारंबारता बना लेंगे माध्यक वर्ग निकालने के लिए। कैसे बनाएंगे देखो,
वर्ग अंतराल दिया है, एक तरफ लिखे रहने तो कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। एक तरफ बारंबारता लिख लो, पहला लिखा है 0 से 5, बारंबारता 3, 5 से 10, बारंबारता 2, 10 से 15, बारंबारता 5, 15 से 20, बारंबारता 4, 20 से 25, 20 से 25, बारंबारता दी है 1। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बनाओ भाई। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? सबसे पहली वाली जो बारंबारता होती है सेम वैसे ही लिख लेंगे उसको, 3 का 3। उसके बाद यहाँ जो आता रहेगा उसको इधर जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे, 3 में 2 जोड़ देंगे, यानी 3 + 2 = 5। अब जो आया है ऐसे जोड़ोगे, इधर लिख दोगे, 5 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 10। सेम तरीका अपनाते रहेंगे। अब 10 में कितना जोड़ेंगे 4, 10 + 4 = 14, 14 में 1 जोड़ेंगे, 14 + 1 = 15। संचयी बारंबारता बनाने के बाद हमारा काम क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे n का मान। n का मान कहाँ से निकलता है, बारंबारता को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ लो, n बराबर आएगा, कितना आएगा, ये है 15, कितना है 15, सबको जोड़ के तो 15 आया, इसका मतलब ये भी सब जोड़ोगे तो 15 ही आएगा। 3 2 5, 5 5 10, 4 14 और 1 15। उसके बाद निकालते हैं बेटा माध्यक के लिए n/2, तो n/2, n के बटे में 2 लगा दिए तो 15 के बटे में भी कितने लगाओगे 2, 15/2। किसी के बटे में अगर 2 लिख दिया इसका मतलब उसको कर दिया आधा, बटे में 2 का मतलब ही होता है आधा, किसी के बटे में 2 लगा दो वो हो जाएगा आधा, यानी कि 15 के बटे में 2 है तो कितना आएगा, 15 का आधा होता है 7.5। अब ये 7.5 चेक कर लेंगे किस में आ जाएगा, 3 से अधिक है 7.5, 5 से भी अधिक है लेकिन 10 से कम है, 5 से ज़्यादा 10 से कम, तो 10 वाले में आ जाएगा आराम से। 7.5 किसके अंदर आ जाएगा, 10 के। जब 10 के अंदर आ जाएगा तो इसी के सामने वाला वर्ग देख लेंगे कौन सा है, जो इसके सामने का वर्ग होगा वही कहलाएगा माध्यक वर्ग, यानी हमारा 10 से 15 हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट में जाओगे और अच्छी बात नहीं है ये। फिर दिया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा, ये तो बहुत ही सरल सवाल है, कतई है सरल। बहुलक वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। बारंबारता देख लो सबसे अधिक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई, कहाँ है, ये दिख रही 12 नंबर, यही है सबसे अधिक, तो इसके साथ वाला जो वर्ग होगा वही हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक कौन सा है, 7 12, 12 के सामने 7 से 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा सबसे बढ़िया सवाल, सबसे सरल सवाल, ये आप लोग नोट करो, मैं फिर आगे बढ़ते हैं। के बाद हमारा सवाल नंबर 5, जो कि है प्रायिकता से संबंधित, प्रायिकता का ये पिछले साइड को शायद चौथा सवाल होगा। अभी एक सवाल किया हमने प्रायिकता का ही, अभी एक सवाल और आ गया है, सवाल नंबर 5 है। लिखा है एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। हमने जो पासा यानी जो लूडो खेलने वाला जो गोटा बोलते हैं उसको पासा देखा है, उसमें टोटल 6 अंक होते लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर अक्षर अंकित है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, फिर से ए लिखा है, यानी ए है 2 बार, ए 2 फलकों पर है, बकाया सब पे अलग अलग है, एक पर बी, एक पर सी, एक पर डी, एक पर ई, ऐसे लिखे। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को ऐसे फेंका, 6 में से कोई भी आ सकता था, हमें नहीं पता क्या आएगा, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी ए कब कितनी बार प्राप्त हो सकता है। अब प्रायिकता के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया है, जितनी भी टोटल घटनाएं होती हैं वो नीचे, यानी कुल घटनाएं बटे में लिखते हैं, अनुकूल घटनाएं ऊपर लिखते हैं, जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है वो ऊपर। अब ये 1 नंबर में सवाल है तो पूरा हल करके तो दिखाना नहीं है, 2 या 4 नंबर की तरह, तो जैसे पूछा 1 नंबर का उसी तरह से हल कर लेंगे, केवल हमें टिक ही तो करना है। तो
अब गिन लेंगे टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 आएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, 6 आ गया। अब जिसके बारे में पूछा है वो देख लेंगे। अगर हम पासा फेंकेंगे तो ए आने के 2 बार चांस है ना, हो सकता है पहली बार में ए आ जाए, दूसरी बार में भी ए आ जाए, हो सकता है पहली बार में या फिर छठी बार में ए आ जाए, यानी चांस है उसके 2 बार आने के, क्योंकि 2 फल के ऊपर है और 2 में से कोई सा फल आ सकता है, तो 2 बार आने के चांस है, यानी कि जो ए आने की अनुकूल घटना है वो केवल 2 है, एक, ये 1 और ये 2, बटे में 6, अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 2, ऊपर कितना आ जाएगा, 2, 2 का बड़ा याद होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तुम्हारी प्रायिकता आ जाएगी 1/3, है कहीं दिख रही है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसी तरह आगे आ जाओ, सवाल नंबर 6, यानी विकल्प संख्या 6 पर लिखा है cot थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल जब भी आएगा समकोण त्रिभुज बनाकर ही हल करना है। हमें दिया cot थीटा, चैप्टर नंबर 8 का ये 8.1 एक्सरसाइज का, ये दिया है 8/15। इसमें सबसे मेन चीज एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको याद रखना होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जहां जो एल होता है, एल से लिखते हैं लंब को, के से लिखते हैं कर्ण को और ए से लिखते हैं आधार को। लंब कर्ण आधार क्या होते हैं, ये मुझे इस उम्मीद से बता रहा हूं अभी कि तुम्हें इन सारी चीजों की जानकारी होगी। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो कमेंट में बता दो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। लंब कर्ण और आधार क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे ही बदले जाता है थीटा, कब लंब को लंब बोलोगे, कब वो लंब आधार हो जाएगा, ये सारी बातें अगर किसी को नहीं पता है तो अलग से वीडियो बन जाएगी, कमेंट में बता सकते हो। अभी लिखा है लंब कर्ण आधार, इसे ये हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। पहला वाला होता है बेटा साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ठीक उल्टे चलते हैं, टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये हो जाता है कॉट, कॉस का उल्टा सेक तो ये होगा सेक, साइन का उल्टा कॉसिक तो ये हो जाएगा हमारा कॉसिक। हमारे पास दिया है कॉट बराबर 8/15। कॉट होता क्या देख लो लाल बटे का से, टेन होता तो लंब बटे आधार, कॉट है तो नीचे से ऊपर पढ़ो, आधार बटे में लंब, तो ऊपर हो जाएगा ये आधार, बटे में आएगा ये लंब। इसी के आधार पर एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये कोण 90 का मान ले रहे हैं, थीटा यानी कोण दिया हमें ये थीटा, इसको मान लेना थीटा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, अगर थीटा हम इसको मान लेते तो लंब का काम ये वाला करता। हमेशा थीटा यानी कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही कहलाती है लंब, तो अभी लंब ये हो जाएगा, आधार ये, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है लंब के सामने की भुजा वो कहलाती है कर्ण, जिसे सबसे बड़ी भुजा भी बोला जाता है। आधार हमारे पास दिया है कितना 8, लंब है 15, तो आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। हमें निकालना है कर्ण, सभी शीर्षों को नाम दे देंगे, ये हो जाएगा ए, ये होगा बी, ये हो जाएगा सी। जब भी ऐसा कुछ हो कि 2 बजाय दी हो, तीसरी निकालनी हो और समकोण त्रिभुज हो, तो इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे काम में आती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहने का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण यानी ये वाली भुजा, ये हमें निकालनी है, एसी लिखा है तो एसी लिख लो, बराबर होता है लंब,
लंब हमारे पास 15 है तो 15 का स्क्वायर, फिर आधार, आधार हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए 225 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 225 में 64 जोड़ देंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 6 में 2 सॉरी अभी कितना जाएगा 2, ये हो जाएगा 289। AC स्क्वायर बराबर 289, 289 17 का स्क्वायर होता है कि AC स्क्वायर बराबर हो गया 17 का स्क्वायर। जब AC का स्क्वायर बराबर है 17 के स्क्वायर के, इसका मतलब AC बराबर हो जाएगा कितने के, 17 के। AC का मान आ गया यहाँ से हमारा 17। हमें निकालना है बेटा साइन थीटा, तीनों भुजाएं आ गई, अब साइन थीटा निकाल लेंगे। क्या होता है साइन थीटा, लाल बटे का काश देख लेंगे, पहला वाला ही साइन होता है, साइन लिखा है लंब बटे कर्ण, ऊपर लंब आएगा बटे में आएगा कर्ण। लंब का मान कितना है हमारे पास में कि ए भी हमारा लंब है, तो लंब दिया 15 तो लिख देंगे ऊपर 15 है। उसके बाद है कर्ण, कर्ण हमारा कितना है, सबसे बड़ी है यानी AC, तो कर्ण बराबर है 17, तो लिख देंगे इधर 17। साइन थीटा बराबर आ गया हमारा 15/17, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 289 था, इसको और भी कैसे निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर 289, स्क्वायर को बराबर से दूसरी साइड में ले जाते हैं तो बदलता है बेटा वो रूट में, और अब अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना है किसका, 289 का, 17 का वर्ग होता है ये 289, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, तो AC बराबर आ जाएगा यहाँ से 17। ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी। दूसरी चीज, cos थीटा पता है, आधार लंब पता निकालेंगे और करेंगे कैसे, और अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाए या थोड़ा सा याद कर लिया जाए तब डायरेक्ट भी हो सकता है। ये कैसे, cos थीटा बराबर दिया है 8/15, लाल बटे का लिखेंगे, वहां से देख लेंगे आधार है लंब है क्या है, 8/15। तुम्हारे सवालों में बहुत ज्यादा कठिन कुछ आने वाला नहीं है, अगर ये 8/15 है तो याद कर लोगे, अगर इनमें से फिक्स आया तब क्या होगा, 8 और 15 के साथ कर्ण हमेशा 17 आता है, अगर दो भुजाएं 8/15 है तो सबसे बड़ी भुजा 17 आती है, यानी कर्ण हमेशा 17 आएगा। 3 4 के साथ कर्ण हमेशा 5 आता है, देखो 8/15 कितना है 17, अगर ये 3 और 4 होती तो ये आता 5, इनको डबल कर देंगे तो 6 8 और 10, 6 8 के साथ कर्ण हमेशा कितना आएगा 10, तो ये फिक्स है, ये याद कर सकते हो। एक होता है 5 12 13, 5 12 13, तो ये फिक्स वाले हैं, इन्हें भी याद कर सकते हो। बाकी अगर और चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, जो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बना दूंगा, वरना इतने से काम चल जाएगा। ये सवाल नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले और सवालों की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 7, जो कि लिखा है कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक बेटा साइन का उल्टा होता है ऐसे, तो साइन 60 का मान होगा तो कोसेक 60 का भी निकाल लेंगे। साइन 60 का यानी साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, साइन 60 का मान होता है हमारा साइन 60 डिग्री, ये होता है साइन 30, साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि अगर कोसेक 60 का निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करने की बहुत कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके लिए सारणी याद करनी पड़ी होगी आपको, अभी तक जो सिलेबस कंप्लीट किया उसमें आप लोगों ने सारणी भी पढ़ ली होगी। अगर नहीं पता है तो ये अलग से वीडियो आ जाएगा आपके लिए। अभी हम चलते हैं केवल सवालों की तरफ। सवाल नंबर 8 है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा है, हमें इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन लाना है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कोसेक को साइन में बदल देंगे और सेक को कॉस में, क्योंकि कोसेक का मतलब होता है बेटा 1/sin थीटा, और सेक स्क्वायर सेक थीटा का मतलब होता है बेटा 1/cos थीटा। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहो हमारे साथ, एक एक सवाल अनसोल्व करेंगे उसके साथ विद कॉन्सेप्ट, जिस भी चीज की जहां जरूरत पड़ेगी। शुरू से नहीं पढ़ा है
कोई दिक्कत नहीं है, बस जुड़े रहोगे, एक एक चीज बताते चलेंगे। जैसे कॉसेक थीटा बराबर लिखा है बेटा 1 बटे साइन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। नहीं पता नोट कर सकते हो। है हमारे पास जो सवाल है हमारा वो लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे कॉसेक की जगह 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक लिखा है, सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने 6, 7, 8 में भिन्ने पढ़ी होंगी, कौन सी वाली, भाग वाली। जैसे लिखा होता था 5 बटे 2 भाग 2 बटे 3। करते क्या थे वहां पर, भाग का चिन्ह हटाते हैं, गुणा का लगाते हैं और दूसरे वाले को उल्टा पुल्टा कर डालते हैं, यानी 3 को ऊपर कर देंगे 2 को नीचे। अच्छा एक चीज और भी होती है, अगर कोई भी संख्या बटे में लिखी है तो इसका मतलब भी तो होता है भाग में लिखा होना, यानी 5 बटे 2 का मतलब हो गया 5 भाग 2। सेम चीज यहाँ पर है, ये लिखा है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, बटे का चिन्ह लगा लो चाहे भाग का, तो भाग में लिखा है ना 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग वाले को जब हम गुणा में ले जाते हैं तो कैसा हो जाता है उल्टा, यानी नीचे वाला पहुंच जाता है ऊपर और ऊपर वाला रह जाता है नीचे। तो ऐसा ही लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, भाग की जगह चिन्ह आएगा गुणा का, तो ये कॉस स्क्वायर कहाँ पहुंचेगा ऊपर और बटे में आएगा 1, आपस में गुणा कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा एकम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एकम साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये कॉस बटे साइन एक रिलेशन होता है, नहीं संबंध, जो कि एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 में भी काम में आता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये बराबर होता है कॉट थीटा के, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो अभी हमारे पास है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर लगा था दोनों पे था दोनों पे लगा दिया। कॉस बटे साइन बराबर होता है किसके बेटा कॉट के, तो जहां कॉस बटे साइन है वहां लिख सकते हैं हम कॉट थीटा, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दोगे तो इसको लिख सकते हैं बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है भाई, दिख गया उड़ा वाली, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ये नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो लिखा है बेटा यदि HCF 35 और 49 बराबर है 7 तो LCM 35 और 49 क्या होगा। HCF और LCM होता क्या है, HCF का मतलब होता है बेटा मासा, LCM का मतलब होता है लासा। इसका एक संबंध होता है, संबंध क्या होता है बेटा, अगर दो संख्याओं की गुणा की जाए, दो संख्याएं मान ले रहे हैं, माना दो संख्या ए बी है, अगर दोनों संख्या की गुणा की जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उन संख्याओं के HCF और LCM के, यानी HCF किसका ए और बी का गुणा LCM किसका ए और बी का। अगर कोई भी दो संख्याओं की गुणा करें आपस में, मान ले रहे हैं अभी हम मान के चल रहे हैं केवल दो संख्याएं होती ए और बी, तो अगर इन दोनों संख्या की गुणा की जाती और इनके HCF और LCM की गुणा करें तो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इसी का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। बेटा हमको दिया है HCF किसका 35 का और 49 का। देखो ब्रैकेट में मैंने ये वाली संख्याएं लिखी थी, यानी ब्रैकेट में जो लिखी होती हैं वही दो संख्याएं होती हैं, एक संख्या 35 हो जाएगी और दूसरी 49, बराबर दिया है 7। हमसे कहा गया है LCM बताइए 35 का और 49 का। कैसे करेंगे, ए बराबर हो गया 35, बी बराबर 49, यानी पहली संख्या आ गई 35 दूसरी आ गई 49। सूत्र हमारे पास है, क्या होता है ए गुणा बी बराबर HCF ए गुणा बी सॉरी ए कॉमा बी गुणा LCM के ए कॉमा बी। तो ए की जगह 35 यानी पहली संख्या 35 दूसरी संख्या 49 बराबर होगा किसके HCF ए कॉमा बी, यानी HCF निकालो, वही कितना दिया है इनका 7, तो 7 लिख देंगे गुणा LCM हमसे पूछा था
तो एलसीएम निकाल लेंगे, यानी जो निकालना है उसको जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रहने दो। एक कॉमा बी की जगह बस 35 और 49 आ जाएगा, 35,49। ये हमें निकालना है, जो पहले उसको लिख लो निकालने वाले को, यानी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को लिख लेंगे पहले। एलसीएम 35,49, फिर एलसीएम के साथ वाले को लिखते हैं बाद में, पहले लिखो बराबर वाले को। तो बराबर में क्या लिखा था हमारे पास, 35 और 49, बराबर में जो था वो बराबर में ही है। उसके बाद इस साथ वाले का जो करना है वो कर डालो। अगर ये प्लस में होता तो दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाता, माइनस का होता तो दूसरी साइड में जाके प्लस में जाता, गुणा वाला भाग में जाता है, जो कि ये है तो भाग यानी बटे में जाएगा, भगा दो इसे। उसके बाद अगर भाग में होता तो गुणा में जाता, तो गुणा में था हमने भाग में पहुंचा दिया, जो कटे उसे काट डालो, 749 कट जाता है, 7 सत्ते 49, यानी 35 गुणा 7 आएगा। 7 ही गुणा कर दो 35 से कितनी होगी, 7 ही गुणा पहले होगी 5 से, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 या 21, 21 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 3 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 245। कहीं दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम 10 नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 10 10 नहीं 10, क्या होता है 10, लिखा है देखो बेटा, दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा, यानी इनका हमें HCF निकालना है। अब अगर HCF या LCM में से कोई एक दिया होता है तब तो इस वाले सूत्र से निकाल डालते हो, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें गुणनखंड विधि दी है, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करोगे। भाग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर लेंगे। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। लिखा है 306, पहले 306 का गुणनखंड कर लेंगे। एक लाइन पड़ी, सॉरी एक लाइन खड़ी एक लाइन पड़ी, लास्ट में इसके 6, लास्ट में कितना लिखा है 6, 6 लिखा है, यानी कि पीछे से चेक करेंगे अभी किससे कटेगा, 6 लिखा है 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक भी 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी, काट लो। 2 एकम 2, एक बार की हमने तो 2 चला गया, एक बचा 10 हो जाएगा इधर, 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 6, तो 2 तिया 6, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट का अंक 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काट के देखेंगे। 3 से काटने के लिए कैसे चेक करते हैं, जितने भी अंक है सबको जोड़ लो, एक में ये लिखा 1 5 और 3, सबको जोड़ो, 1 5 और 3, 5 और 1 6, 6 और 3 9, कोई ऐसा अंक मिलता है या ऐसी संख्या मिलती है जो 3 से कटती हो तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है, 3 से कट जाएगी क्योंकि 9 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 भी 3 से कट जाएगा, कोई 5 और 1 को जोड़कर 6 हो रहा है, 6 3 से कट जाता है, यानी ये 51 3 से कट जाएगा, कैसे 3 एकम 3, 3 उड़ गया 5 में से, 2 बचेगा, 1 के पास जाएगा 21 बन जाएगा, ये 2 1 है, ये 2 इसके पास जाकर कितना बनेगा 21, 21 कितनी बार चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, इसके गुणनखंड हो गए। अब कर लेंगे 657 के, ये लिखा है 657, करो भाई कैसे करोगे, 7 6 5 11, 11 और 7 18, यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 219 3 से कटेगा, जोड़ के देख ले रहे हैं, 2 और 1 3, 9 3 12, 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 219 भी 3 से कट जाएगा, काट लो। 2 कटेगा नहीं, 21 पूरा काट देंगे, 3 सत्ते 21, और ये बचा हमारा 9 3 तिया 9, 73 एक अभाज्य संख्या है, 73 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी 1 से कट जाएगा और ये खुद से, तो 73 को 73 से काटेंगे, 73 एकम 73, हमें निकालना है HCF। HCF का मतलब होता है बेटा मासा। कैसे निकालेंगे, जो भी गुणनखंड आए दोनों को लिख लो सहूलियत से, 306 के सामने 306 के लिखो भाई, पहले है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, फिर 657 के लिख डालो, 3 गुणा 3 गुणा 73, हमें निकालना है मासा। HCF लिखा है, HCF लिख लो, जिसका निकालना है उन्हें ब्रैकेट में
बराबर। मासा निकालते हुए करते क्या है जो कॉमन होता है यानी जो दोनों में होगा वही लेंगे केवल। तो दोनों में क्या है, ऊपर 2 है नीचे 2 कहीं नहीं है, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है तो 3 लिख लोगे। दोबारा से ऊपर 3 है नीचे भी 3 है तो 3 लिख लोगे। ये ऊपर 17 है नीचे नहीं है, नीचे 73 है ऊपर नहीं है, तो इनको छोड़ दो। 3 और 3 आ गए, गुणा कर लेंगे इनकी, 3 और 3 9। तुम्हारा जो HCF है वो आ जाएगा 9। दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। ये हमारे 10 विकल्प पूरे होते हैं। ये नोट करो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये विकल्प है हमारा 11 नंबर। क्या है विकल्प 11 नंबर में? लिखा है बेटा दो संख्याओं के एलसीएम एवं HCF क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इससे पहले भी शायद 8वां और 9वां 7वां 8वां सवाल कर चुके हैं, या 9वां सवाल वो भी किस पर आधारित था? लासा मासा पर। तो सेम उसी की तरह उसी सूत्र से हो जाएगा। कौन से वाले से? दो संख्या मान लेंगे ए बी, दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल लिखेंगे तो बराबर होगा इनके एलसीएम व इनके HCF के गुणनफल की। क्या होगा? दो संख्याओं का एलसीएम HCF दिया, एक दिया 168 और एक दिया 6। एलसीएम और HCF की जगह 168 और 6 लगा दोगे। एक संख्या 24 दी है, एक संख्या की जगह 24 लगा दोगे, दूसरी संख्या निकाल लोगे। अगर एक की जगह 24 निकाल लगाओगे तो बी निकाल लोगे, बी की जगह 24 लगाओगे तो ए निकाल लोगे। सेम ऐसा सवाल कर चुके हैं, इसलिए ये मैं नहीं कराऊंगा। ये रहा तुम्हारे लिए होमवर्क, यानी खुद ही करना है, तुम खुद करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 कर लेते हैं। लिखा है बिंदुओं ए कॉमा बी और बी 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी क्या होगी? चैप्टर नंबर 7 का सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है बेटा इसका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। सेम यहाँ पर भी दो बिंदु दिए, पहला दिया ए दूसरा दिया बी, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। सूत्र लग जाएगा हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 x1 y2 y1 कहां से आएंगे? बेचिंत रुके रहिए, बस अभी आ जाएंगे। पहले लिख ले रहे हैं बिंदु ए, बिंदु ए कॉमा बी और कैपिटल बी 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी। सूत्र सेम रहेगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले में एक x होता है एक y, बिंदु दूसरे बिंदु है इसमें भी एक x होगा एक y। दो बिंदु हैं, दोनों पर नंबर डाल देंगे। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। रूट लगा है, लगे रहने दो। x2 का मान लगाना है, x2 बेटा 2a तो 2a लिख दोगे माइनस x1, x1 का मान a है तो a लिख दोगे प्लस y2 2b है माइनस y1 का मान दिया है हमारे पास में b तो b लगा दोगे अंडर रूट। बेटा ये a है 2, ये है a 1, दो a में से एक a घटाना है, दो में से एक घटाओ कितना बचेगा? एक a तो a लिख दोगे। स्क्वायर जैसा लगा है वैसा ही लगा देंगे। उसके बाद है 2b माइनस का b, ये दो है b और ये एक है b, दो b में से एक b घटाओगे एक बचेगी तो एक b और क्या लगा? स्क्वायर लगा देंगे अंडर रूट। a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट में आ गया बेटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रह गया था वो लगा लो। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन दिख रहा है कोई ऐसा ही? दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी देर के चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, यानी कि ये है हमारा विकल्प नंबर 13। 13 है पर टेढ़ा है पर मेरा है।
कोई दिक्कत नहीं बेटा। यदि दिया है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बात की, वृत्त बना लो एक, ये वृत्त है, लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी इसकी त्रिज्या है, बीच में मान लेंगे इसका केंद्र कोई ओ, इसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। आगे एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। लिखा है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, वृत्त पर कोई बिंदु मान ले रहे हैं, यहाँ है P, इस पर एक स्पर्श रेखा है, ऐसे स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है PQ, P हमने अलग दिया, इसका मतलब Q आगे होगा। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, O से कोई रेखा जाएगी जो बिंदु Q पर मिलेगी, इस प्रकार मिलती है कि PQ, पहले इसको मिला दो, O से जाने वाली रेखा किससे मिलेगी, Q से, कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी जो P और Q है वो दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये OQ निकालना है कि OQ कितना होगा। बेटा प्रमेय पढ़ी है हमने, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 हमें बताती है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, या किसी वृत्त की त्रिज्या खींची गई स्पर्श रेखा पर क्या कहलाती है, लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये होती है हमारी प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1। तो प्रमेय 10.1 से ये लंब यानी 90 डिग्री का कोण होगा। सेम ऐसा ही हो जाएगा, ये कोण बनेगा 90 का। जिन दो भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो त्रिभुज की एक आधार कहलाती है और एक लंब। तो यहाँ पर भी त्रिभुज जैसा बन जाएगा, ये O, P और Q लिख सकते हैं। चूंकि ये त्रिज्या लंब है, अगर ये सवाल 2 या 4 नंबर में होता तो हम पूरा विस्तार से लिखते। अभी जो सवाल है केवल 1 नंबर में पूछा गया है, तो उस हिसाब से करेंगे। मान लेंगे कि ये लंब है, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे है, तो मान लेंगे लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो लिख सकते हैं ये त्रिभुज है हमारा OPQ, कैसा है, समकोण। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में हमें निकालना है बेटा OQ। क्या निकालना है, OQ। जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उनमें एक लंब होता है और एक आधार। हमें ये कर्ण निकालना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब के सामने की कर्ण। तो एक कर्ण निकालना है हमें। समकोण त्रिभुज में आधार, लंब या कर्ण, तीनों में से कोई 2 दी होती है और एक निकालनी होती है, तो उसके लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। कर्ण हमारे पास OQ दिया है, OQ का स्क्वायर लगा देंगे बराबर आधार, नीचे वाली भुजा ये आधार कहलाएगी, ये दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमारे पास दिया है OP यानी 5, तो 5 का स्क्वायर लगाओगे। OQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। जिसको नहीं पता स्क्वायर क्या होते हैं वो स्क्वायर लगा, इसका मतलब होता है 2 बार गुणा। तो 12 गुणा 12 गुणा कर सकते हो, तब भी कितना आएगा 144। डायरेक्ट याद नहीं है तो ऐसे गुणा करके देख सकते हैं। 144 में 25 जोड़ो, कितना आएगा बेटा 169, ये स्क्वायर लगा था। हमें चाहिए OQ, हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाओगे वो बदल जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा √169, या OQ बराबर 169, वर्ग होता है बेटा 13 का, तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो ये OQ बराबर आ गया हमारा 13। कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऐसा सवालों के बारे में पहले ही बता चुका था, पिछले सवाल में जो हमने किया था एक समकोण त्रिभुज का सवाल जिसमें sin थीटा निकालना था, उसमें मैंने बताया था बेटा
कि अगर कहीं कर्ण निकालना और दो भुजा आधार या लंब दिए तो वहां पर भी मैंने बताया था, एक होता 3 4 5। अगर आधार या लंब दोनों 3 या 4 में से कुछ हैं तो कर्ण हमेशा 5 आएगा। ये वाला भी बताया था मैंने, 5 12 13। अगर एक 5 एक 12 दिया है तो कर्ण हमेशा कितना आएगा, 13। तो अगर वहां ध्यान से पढ़ा होता तो यहाँ OQ देखते ही बता देता ये 5 है 12 है, तो OQ कितना आएगा, 13। बहुत ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार से भी याद रख के भी सवालों को हल किया जा सकता है। ये ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर सही। ये नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 13 तक हमने कर लिया था, यह है हमारा सवाल नंबर 14। लिखा है बेटा, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज दिए हैं। एक दिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। दूसरा त्रिभुज दिया त्रिभुज DEF। सेम क्रम में इनके बिंदु लिखेंगे। ABC लिखा था हमने, यहां से चालू किया था ABC, तो DEF भी इधर से ही चालू करेंगे, DE और F। उसके बाद लिखा है कोण B बराबर है कोण E के। कोण B बराबर दिया है कोण E के। तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, भुजाओं का अनुपात दिया है। समरूपता क्या क्या होती है, त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं। नंबर 1 होती है SSS, यानी कि तीन भुजाओं का, तीनों जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तब वो त्रिभुज कहलाता है समरूप। दूसरा, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। या पहले नंबर पे हो सकती है, दूसरे पे तीनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं तब भी वो त्रिभुज कहलाते हैं समरूप। दो कोण बराबर हैं तब भी, कोई दो कोण अगर बराबर हैं दो त्रिभुजों के तो भी वो आपस में कहलाएंगे समरूप। फिर एक होती है बेटा SAS, समरूपता, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा, कोण और भुजा। कहने का मतलब दो त्रिभुजों के कोण बराबर होने चाहिए, कोई एक कोण बराबर होना चाहिए और दो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। दो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए तब वो त्रिभुज कहलाएंगे समरूप। यहाँ पर हमको एक कोण बराबर दिया है, अब दो भुजाएं समानुपाती करनी है। करना क्या पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है जो कोण है, ये कोण उन्हीं दो भुजाओं के बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कोण ये दिया है तो भुजाएं ये वाली ले लें, इन दोनों के बीच तो ये F कोण बनना है ना, तो इनको नहीं ले सकते। कोण जिन दो भुजाओं के बीच में बनता होगा वही दो भुजाएं समानुपाती करनी है। कोण B बराबर दिया था कोण E के। कोण B बना किसके बीच, AB और BC के। कहने का मतलब इधर से AB आएगी, AB की संगत भुजा इधर कौन सी हो जाएगी, DE, तो बटे में DE लिख दो बराबर। पहले इस त्रिभुज को लिया था ना यहाँ, तो अब भी बराबर में लिखते हुए पहले इसी त्रिभुज की भुजा लेंगे। दूसरा, ये कोण AB और BC के बीच में बनना है तो अब भुजा ले लेंगे BC बटे इसकी संलग्न भुजा, सॉरी इसकी जो इधर वाले में भुजा होगी संगत भुजा, वो कौन सी कहलाएगी, EF। तो ये समान, ये हो जाएंगे समरूप। कैसे, कोण B बराबर होगा कोण E के और AB बटे DE बराबर होना चाहिए BC बटे EF के। ऐसा कोई ऑप्शन है, AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के। तो ये त्रिभुज कब बराबर होंगे, जब, सॉरी समरूप होंगे जब AB बटे DE बराबर हो जाएगा BC बटे EF के। तो ऑप्शन नंबर अब भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 15। लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, वृत्त की बात की गई है, वृत्त बना के देख लो, फालतू ऑप्शन है, ऐसे भी हो सकता था। इसकी त्रिज्या दी हमको 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड क्या होता है बेटा, जो त्रिज्याओं से वृत्त का कोई भी खंड काट दें वो कहलाता है त्रिज्यखंड। जैसे पिज्जा का एक स्लाइस काट के खा जाओ, वो क्या होगा, एक त्रिज्यखंड। यहाँ पर भी देखो, दो त्रिज्याओं से जो भी खंड बनेगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। कोण दिया है यानी थीटा दिया है हमको 90 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बताया गया है। हमसे कहा गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसलिए लिखते हैं आर से। आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ये केंद्र मान लेना ओ है, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। हमसे कहा क्या गया है, थीटा दिया है हमको 90 डिग्री। आगे लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र सबको याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। क्षेत्रफल की बात आएगी तो पाई आर स्क्वायर लाएंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 बताता है इस पूरे कोण में से कितना भाग इस त्रिज्यखंड ने घेर के रखा है, तो वो कौन बताएगा, थीटा। पूरा 360 होता है, इसलिए बटे में आता है 360। थीटा का मान है हमारे पास 90 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 आर। आर दिया है हमारे पास में 7, तो आर की जगह 7 लगेगा, लेकिन आर पर लगा स्क्वायर। किसी भी संख्या पर या फिर किसी भी चर या अचर पद पर घात लगी है तो वो घात बताती है बेटा हमको कि वह संख्या कितनी बार गुणा में है। घात 2 लगी है, इसका मतलब आर 2 बार गुणा में है, तो हो जाएगा आर गुणा आर। 7, आर का मान 7 था, 2 बार है तो 7 कितनी बार लगेगा, 2 बार। 0 से 0 कैंसिल, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ऊपर बचा क्या, क्या एक बचा है, 22 एकम 22 गुणा में 7 और बटे में आ जाएगा 4। 22 से 7 को गुणा कर सकते हैं, 22 सत्ते 22 सत्ते होता है बेटा 154 बटे में 4। 4 से 154 को कर लो भाग, अलग से कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आती वो ऐसा कर लेंगे। 4 से भाग करनी है 154 को, 4 तियां 12, 3 बचेगा, 4 नोट कर लोगे, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 पंजे 20। तो हमारे पास भाग करके आया बेटा 38.5। क्षेत्रफल है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन होता है तो आता है क्यूब में। ये हमको दिया क्षेत्रफल तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसे करने का डायरेक्ट तरीका क्या था, कैसे कर सकते थे, और हमेशा याद रखेंगे जब भी त्रिज्या 7 दी होगी, जब भी त्रिज्या 7 दी होगी, त्रिज्या अगर 7 है तो डायरेक्ट याद रखोगे एरिया होता है वृत्त का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दोगे यानी 14, एरिया हमारा हो जाएगा 4 गुना 154 गुणा 4। त्रिज्या को अगर आधा करोगे यानी 7/2, तो हमारा जो एरिया है वो हो जाएगा 154 का बटे में 4। इस तरह से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। केवल हमें थीटा का मान 90/360 लगाना था, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हमको दी थी 7, तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दिया है ये वृत्त का 7 त्रिज्या होने पर क्षेत्रफल 154 होता है, तो डायरेक्ट लिख देते 1/4 यानी 90/360 गुणा 154। 90 से 360 काटते 4 आता बटे में और 154 जो आके यहाँ आया था वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस थोड़ा सा याद करने की जरूरत होती है। बाकी आप लोग ये नोट कर लो, ऐसी सारी चीजें मैं बताता चलूंगा, जहां डायरेक्ट करने का होगा वहां डायरेक्ट भी बताएंगे कि ऑप्शन डायरेक्ट होता कैसे है। जरूरी थोड़ा ना 1 घंटा पूरा खराब कर देंगे उसी में। ये आप लोग नोट करो, फिर अगले बढ़ते हैं जल्दी से। हमने 15 नंबर सवाल तक कर लिया था, आगे बेटा हमारे ये 16 नंबर देखते हैं। इसको भी लिखा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो 4 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, तो शंकु बना लेंगे एक। ये होता है शंकु, जिसकी त्रिज्या दी है हमको 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि सेम त्रिज्या का एक अर्धगोला इसके नीचे बना हुआ, तो इसके नीचे एक अर्धगोला बना देंगे ऐसे। इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, एक तो होती है लंबवत ऊंचाई और एक होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दी हमको 12 सेंटीमीटर,
आगे, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछिए, सॉरी क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल पूछा हमसे संपूर्ण पृष्ठीय, क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय। हमने दो तरह के क्षेत्रफल पढ़े होते हैं, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है वक्र पृष्ठ। यहाँ कौन सा लगाना है, चाहे उन्होंने संपूर्ण पृष्ठ लिखा है लेकिन हमें ना ही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है ना ही यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया बेटा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, पृष्ठों के बारे में बात की गई है। तो ये खिलौना बना हुआ है, पूरा के ठोस बना हुआ है ये खिलौना, तो इसको ऊपर वाले पृष्ठों पे तो हाथ लग सकता है केवल। कहने का मतलब हमको केवल ऊपर वाले पृष्ठ ही तो छूने को मिलेंगे, ना तो इसके नीचे से हाथ लगा सकते हो ना इसके ऊपर से। कहने तो यहाँ पर हम ना नीचे से हाथ लगाएंगे ना ऊपर अर्धगोले पे। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं ऐसे, ये होता है अर्धगोला, इसका निकालते हैं हम कुल पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय में केवल ये पृष्ठ का निकालते हैं, कुल पृष्ठीय में ऊपर वाला भी निकाल देते हैं, यानी ऊपर से ढक्कन जो रखा होता है उसका। ठीक ऐसे ही जो हमारा शंकु होता है, शंकु में एक तो होता है हमारा वक्र पृष्ठीय, तो वक्र वाले में ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है गोल हिस्सा जो वृत्त के आकार का होता है इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जब ये खिलौना बनकर तैयार हुआ है तो ना तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है हमको ना ये, क्योंकि ये दोनों तो बंद हो गए। अब ऊपर से जितना पृष्ठ दिख रहा है उतना ही तो निकालना है केवल। तो ऊपर से शंकु का भी वक्र दिख रहा है और अर्धगोले का भी वक्र। जब दोनों का वक्र पृष्ठीय दिख रहा है तो हम दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय। पहले जो भी दिया है उसे लिख सकते हो। क्या क्या दिया है देखो, हमसे कहा गया है खिलौने की तो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को हमेशा आर से लिखा जाता है, जो दिया 4 सेंटीमीटर। कहा गया का जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या आर, ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। यदि शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की दी हमको त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को लिखते हैं बेटा एल से। एल बराबर कितना दिया हमको 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। आगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु लिखा है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें कुल पृष्ठ दिख नहीं रहा है शंकु का, केवल वक्र दिख रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें शामिल होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको याद होना चाहिए बेटा, होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर दोनों जगह समान है तो आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई भी दोनों जगह है, एक ही वैल्यू होती है पाई की भी, तो पाई को भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा और आर हो जाएगा कॉमन। अंदर बचेगा हमारे पास एल, इधर बचेगा हमारे पास 2 और एक आर बाहर है तो एक आर बचेगा। सभी जो आंसर दिए हमारे पाई में दिए, तो पाई का मान तो लगाना नहीं है, जैसा है वैसा ही छोड़ दो। आर, आर का मान कितना है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। एल, एल बराबर दिया हमारे पास 12, 2 गुणा आर का मान भी दिया है 4, पाई गुणा 4, ये 12 लिखा है प्लस 2 चौक 8, पाई गुणा 4, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 की 4 से गुणा कर देंगे तो 20 चौक 80, और साथ में क्या है पाई, क्षेत्रफल है तो आएगा सेंटीमीटर में दी थी सभी वैल्यू, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाल ये दे दिया है ऑप्शन में, लेकिन सवाल तो लगभग 2 से 4 नंबर का, 4 नंबर के सवाल में आ सकता है ऐसा सवाल, ये ऑप्शन में दिया है, करना तो था तो हो गया, ऐसे कर सकते हैं इसको। फिर बढ़ते हैं अगले हमारे सवाल नंबर 17 की तरफ। ये इधर से दिया बेटा दो घात बहुपद x² प्लस 7x प्लस का
12, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 के शून्यांक क्या होंगे। शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक निकालने के लिए पहले इसके करेंगे गुणनखंड। कैसे करते हैं गुणनखंड, जो बहुपद दिया उसको लिख लो, एक होता है बहुपद, एक होती है दो घात समीकरण। अगर इसी के बराबर में कोई संख्या 0 लिख देते तो वो हो जाता है हमारा समीकरण। अब ये बहुपद दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, करते कैसे इसके गुणनखंड। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक होता, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या होती, तो लास्ट वाले से पहले उसकी गुणा करते, फिर उसको दो भागों में बांटते। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हम केवल 12 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे। इस 12 के गुणनखंड करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं, यानी 12 को ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि अगर उन दोनों के गुणा करें तो लौट के 12 आए, और ये वाला चिन्ह बताता है घटा के लाना है या जोड़ के। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो बोल देंगे जोड़ के 7 लाना है, यानी यहाँ वाली संख्या लानी है एक्स के साथ वाली। माइनस लगा होता तो घटा कर ये वाली संख्या लानी है। अभी हमारे पास लगा है प्लस, इसका मतलब 12 के दो भाग करेंगे ऐसे कि जोड़ने पर 7 आए। तो जिसको नहीं आते हैं बेटा गुणनखंड कर लोगे ऐसे, उनसे कर सकते हो। 2 छम 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, इन सब की गुणा करोगे तो लौट के 12 ही आएगा। यहाँ बना बना के देख लेते हैं कि किन संख्याओं की गुणा करने पर 12 भी आ रहा है और जोड़ने पर 7। बनाओगे केवल दो ही संख्या, ये 3 है, इन्हें 2 कैसे बनाएंगे, 2 की गुणा 2 से कर लो, 2 दूनी 4 और एक क्या रहेगी 3, 3 की गुणा 4 से करोगे 12 आएगा, और 3 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7। तो 12 के दो टुकड़े हो गए कौन से, 4 और 7। लिखेंगे कैसे यहाँ, पहली वाली टर्म यानी पहले पद को ऐसे ही, जो चिन्ह लगा है उसको भी ऐसे ही, फिर ब्रैकेट, बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। ये 7 की जगह आएगा 4 और 3, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, एक्स जैसा था वैसा ही प्लस का 12। उसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस का लगाया तो सब प्लस के ही रहेंगे। ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये x गुणा में था तो दोनों के पास आ जाएगा प्लस 12। फिर यहाँ आके हमारा काम होता है दो दो के जोड़े बना के कॉमन लेना। दो के इधर बना दिए, दो के इधर, इसमें से देखो क्या कॉमन है, x, यहाँ 2 है x, यहाँ पर एक कॉमन हो गया, जो था वो भी बाहर आ गया, तो केवल क्या बचेगा 4। सेम ब्रैकेट इधर बनानी होती है, इधर है x, इधर है 3x, इसका मतलब प्लस का 3 बाहर करना पड़ेगा। कितना बचा केवल x, प्लस 3 बाहर हो गए, कितनी बार कट जाएगा 12 से, 3 चौक 12, सेम ब्रैकेट बन गई। कभी तुम्हें कोई समस्या आती है तो सेम ऐसी ब्रैकेट लिख भी सकते हो उधर दूसरी साइड में, जो एक जैसी बन जाती है उनको लिखते हैं एक बार। और बचा क्या क्या, इधर x बचा, इधर 3। हमें निकालना है शून्यक। शून्यक के लिए दोनों को कर देंगे बराबर 0 के, x प्लस 4 बराबर 0 और ये x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 4, प्लस का 4 उठा के दूसरी साइड में ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 उठा के दूसरी साइड में ले जाएंगे ये भी माइनस का। तो हमारे पास दो शून्य आ गए, माइनस का 4 माइनस का 3। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये तो हो गया ये तरीका, हर कोई कर सकता है ऐसे, सीखा भी होगा तुमने। लेकिन ऑप्शन में आया तो इसे डायरेक्ट कैसे करें, वैसे सवाल में आएगा 2 या 4 नंबर में तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आ रहा है तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं इसको कैसे। सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, बेटा लास्ट में 12 लिखा है, यहाँ लिखा है 7, यानी 12 को दो भागों में तोड़ना था, हमने तोड़ा 4 और 3। अब ये देखेंगे प्लस का 7 है तो प्लस के 4 और प्लस के 3, इन्हें जोड़ने पर ही क्या आएगा 7। प्लस के 4 और प्लस के 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 7। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या होती है उससे कर देते हैं इनको भाग। अभी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, 1 से 4 को भाग करेंगे, 1 से 3 को भाग करो। अगर कट जाता है काट लेते हैं, भाग होती तो करते हैं, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हमेशा पूर्ण संख्या में ही इसको। पूर्ण संख्या पूर्णांक भी बोल सकते हैं। 4, ये प्लस का 4 ही रहेगा, 1 से भाग कर दोगे तो प्लस का 3 नहीं होता, तो जैसी भिन्न थी ये परिमेय संख्या जो भी थी सेम वैसे ही लिखे रहने देते, भिन्न में ही कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इनके चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का 4 हो जाता है माइनस का, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3। तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, -4 और -3 यही आए थे हमारे, -4 और माइनस के 3। लास्ट में जो भी करोगे उसके बाद चिन्ह बदल दोगे, प्लस का होगा तो माइनस का कर दोगे, माइनस का होगा तो प्लस का। तो आंसर भी आ गया -4 -3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा रहेगा करेक्ट।
हमने 17 बहुविकल्पी कर लिए, 3 और रह गए हैं, उन्हें भी निपटा लेंगे। पहले आप लोग इसे नोट कर सकते हो, मैं साइड में जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 17 नंबर सवाल तक कर लिए थे हमने, अभी ये सवाल नंबर 18 है। लिखा है बेटा रैखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण दिए हैं। पहले दिए x प्लस वाई बराबर 14, दूसरी दी है x माइनस वाई बराबर 2, और हमसे कहा गया है इनके हल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में सवाल दिया है, कतई लंबे तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सा भी ऑप्शन उठा लो, इन दोनों शर्तों को पूरा करता हो बस। पहले में दिया x का मान 20, पहले में x का मान कितना दिया है 20, दूसरे में माइनस का 6, x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है, यानी कि अगर 20 में माइनस का 6 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 14, तो 20 में है ये भले ही माइनस का, ऐसे तो लिखोगे 20 प्लस माइनस 6, 20 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 14। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी समीकरण घटाने पर कितना आना चाहिए 2, तो 20 में से अगर घटाओगे माइनस का 6 तो 2 आएगा, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो ये ऑप्शन कैसा होगा गलत। 20 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आया 26, यानी ऑप्शन नंबर ए तो कतई गलत हो जाएगा। फिर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 14, 8 और 6 14 हो रहा है, पहली वाली समीकरण तो संतुष्ट हो रही है, लेकिन 8 में से अगर 6 घटाएंगे तब कितना आ रहा है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कैसा हो जाएगा करेक्ट। बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन की तरह करेंगे, ये थोड़ा है कि बढ़ाते ही चले जाओगे इसको। 8 में 6 जोड़ा कितना आ गया 14, यानी पहली समीकरण संतुलित बराबर हो गई। 8 में से 6 घटाया, यानी x में से y तो घटाना है, तो x 8 दिया है, y 6 दिया है, तो 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा 2, दूसरी समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है ये, इसका मतलब ये आंसर कैसा हो जाएगा बिल्कुल सही। दूसरा, अगर x और y के साथ कोई भी अचर पद नहीं दिया, यानी कोई भी संख्या लिखी नहीं है, और एक प्लस का एक माइनस की समीकरण है, एक में लिखा है x प्लस वाई और एक में लिखा है x माइनस वाई, तब इसको हल कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, जब x का मान निकालोगे तब इन दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे, जोड़कर आधा, आधा करने का मतलब बटे में 2, 14 में 2 जोड़ोगे 16 बटे 2 कितना आया 8, बाई का मान निकालोगे, इन दोनों को घटाकर आधा कर दोगे, घटाया और आधा कर दिया, 14 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 12 बटे में 2, 2 से भाग करो 2 छंग 12, तब कितना आया हमारा 6, तो 8 और 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया। ऐसे ही करेंगे अगर ऑप्शन में आएगा तो, वरना विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, आगे कोई सवाल आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। अगला है हमारा सवाल नंबर 19, लिखा है यदि दो घात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान होते हैं तब क्या होता है, ये मैं सेट नंबर 1 के विकल्पों में भी करा चुका हूं, सवाल आता ही आता है यहाँ से, तो याद रखेंगे यदि दो घात समीकरण के मूल, यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको बोलते हैं विभक्त कर, वो बराबर होता है किसके 0 के। अब बी ए सी के मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो समीकरण लिखी होती है उसको लिख लेते हैं, लिख ली भाई समीकरण, फिर इसकी तुलना कराते हैं इसकी मानक समीकरण से, दो घात समीकरण की जो मानक समीकरण यानी मानक रूप होता है उससे तुलना कराते हैं। मानक रूप होता क्या है, नहीं पता है तो उधर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तुलना करा देंगे सी से, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, अब ए बी सी के मान निकाल लेंगे यहां से, कैसे, एक्स स्क्वायर के साथ ए है या एक्स स्क्वायर के साथ के है, तो ए बराबर कितना आएगा के, एक्स के साथ बी है, एक्स के साथ प्लस का 2 रूट 6 है, तो बी के बराबर हो जाएगा 2 रूट 6, सी की जगह कितना लिखा है ऊपर 3, तो सी बराबर हो जाएगा 3, मूल बराबर है यहाँ लगा देंगे, बी का मान कितना 2 रूट 6, बी स्क्वायर लिखा है तो लिख देंगे 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है के गुणा सी, सी का मान 3 बराबर 0, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, फिर अभी रूट 6 रह गया। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि अगर रूट वाली दो संख्या होगी जो समान है और रूट में लिखी है, उनकी अगर गुणा करोगे तो रूट हट जाता है और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा केवल 6 माइनस 4 तियां 12 के बराबर 0, 4 छंग कितना होगा ये 24 माइनस 12 के बराबर 0, हमें के निकालना है तो के वाले को रोक लेंगे,
और साथ वाले को दूसरी साइड में, प्लस का 24 इधर आगे हो जाएगा ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 24 और गुणा में था तो कहाँ आएगा ये बटे में, 12 दूनी 24, तो के का मान आ गया हमारा 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट ऑप्शन रह गया जो है ऑप्शन नंबर 20, इसको भी इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं, जल्दी से पोस्टमार्टम करेंगे बहुत तेजी से। एपी लिखिए -4 -2 -6 -4 -2 का 7वां पद, यानी A7 निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? A7 होता क्या है, जोन सा भी पद लिखोगे उसमें एक बार तो A लिखोगे, बकाया जितना भी पद होगा उससे एक कम D जोड़ दोगे। 7वां पद है तो कितनी D जोड़ोगे? 6। A7 होता है बेटा A + 6D, हमें ये निकालना है तो A का मान चाहिए और D का। A का मान क्या होता है? जो भी AP दी होगी उसका पहला पद ही कहलाता है A, पहला पद यानी -6, ये हो जाएगा A बराबर -6। फिर निकालना होता है बेटा D, माइनस वाले पदों में D को जरा ध्यान से निकालेंगे। D कैसे निकलती है? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है, -4 में से घटाएंगे किसको? -6 को। यहाँ घटाने का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार लगा दिया दूसरा छोड़ दिया, घटाते हैं, वो D निकालने का तरीका है तो घटाएंगे ही। उसके बाद -6 है तो -6 जैसा था -6 ही लिखा जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस, सॉरी -4 और प्लस का 6, एक प्लस का एक माइनस का है, जब भी चिन्ह अलग अलग होंगे घटाना होगा। 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 2, तो D का मान आ गया हमारा 2। हमें निकालना है बेटा A7, क्या होगा A7? A + 6D, A का मान है हमारे पास -6 प्लस 6 गुणा D का मान है 2 -6 प्लस 6 दूनी 12, 12 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा? 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऐसे ही बेटा हमने 20 ऑप्शन कर लिए हैं, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और अच्छे अच्छे सवालों का पोस्टमार्टम करने के लिए जुड़े रहो हमसे। यूट्यूब चैनल हमारा है बोर्ड सारथी, तो अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी से जुड़े रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। ये पार्ट 1 पूरा हो गया है, जिसके हमने सेट 2 2025 का सेट 2 था उसके सभी विकल्प कर लिए हैं। इसके आगे अगला जो पार्ट आएगा उसमें 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, फिर 6 नंबर, ऐसे ही ये पूरा सेट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले सेट की तरफ। जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए पुराने सवाल में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब कर लेंगे, और पेपर पूरा यहीं से आएगा, कहीं अंत से कोई पेपर आने वाला नहीं है। तो बस शुरू से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यहाँ साथ जुड़े रहो और अपनी तैयारी को परखते रहो कि कितने सवाल हमें करने आ रहे हैं। मैं कराता हूँ, तुम भी करके देख लिया करो, उससे पता लगता रहेगा कि तुमने क्या पढ़ा है। नहीं पढ़ा है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप जुड़े रहो, जहां दिक्कत होगी तुरंत बताया जाएगा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। पक्का है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।